हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और आज फिर एक धमाकेदार टॉपिक और आसान भाषा में मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। जैसा कि अपना पहले सिंथेसिस के बेसिक को समझ चुके हैं और उसमें पार्टिसिपल को बहुत बेहतर तरीके से समझा। ठीक है, आज बात करते हैं सिंथेसिस के पार्ट 2 यानी कि दूसरे, जिसे हम कह सकते हैं सेकंड हेडिंग है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बड़े से लिख लो। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है, थोड़ा सा हिंदी लिख लेते हैं साथ में, इसके नियम देख लें। पहले मैं आपको बता दूं, ठीक। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो है वो आपका बिल्कुल पार्टिसिपल की ही तरह है। पार्टिसिपल कौन सा? परफेक्ट। लेकिन शर्त यह है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे, यानी इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, यानी इनकी कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं होती। लेकिन शर्त यही रहती है कि एक वर्क नंबर 1 और वर्क नंबर 2, एक काम जब कंप्लीट हो जाता है दूसरा काम फिर शुरू होता है। ठीक है, यह एक काम होता है उसके बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो रूल्स जरा ध्यान दें। रूल नंबर 1 में क्या देखना है अपने लोगों को? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूल नंबर में सदैव याद रखें, रूल सेम रहेंगे। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वो भी किसमें? पहले हुए कार्य में। पहले हुए कार्य में आपको क्या करना पड़ेगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता दें, यहां पर लिखा है द सन रोज। एग्जांपल ले लेते हैं तो द सन रोज, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द फॉग डिसअपियर्ड। द फॉग डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, ठीक। जरा ध्यान दें कि यहां पर आप देखें तो ना तो सूर्य और ना ही फॉग, दोनों सब्जेक्ट भिन्न हैं, लेकिन जब सूर्य निकला तब बाद में फॉग डिसअपियर्ड हो गई। फॉग माने ओश, कोहरा, ये सब। तो अभी बताया पहले सूर्य निकला है, वर्क नंबर 1, और उसके बाद कौन सा काम हुआ है? फॉग बाद में गई। तभी मैंने बताया कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम लिख लेंगे द सन। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या करते थे कि अपने लोग सब्जेक्ट को हटा देते थे, लेकिन इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं हटेगा। ठीक है, तो द सन हैविंग थर्ड फॉर्म राइजन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? काम लगा के द फॉग डिसअपियर्ड। ये आपका हो जाएगा डिसअपियर्ड, ठीक। पर ये आपका हो जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्लियर है? एक नोट और छोटा सा लिख लेते हैं।
नोट क्या लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दो में से कोई एक वाक्य ऐसा दिया होता है जिसमें आप याद रखो बीइंग शब्द आ जाता है। ये भी अपने लोगों ने पढ़े थे, सॉरी, बी वर्ब दी होती है। बी वर्ब कौन सी है? ये बी वर्ब दी होती है। बी वर्ब जैसे आपके नॉर्मल इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, अगर ये दी हों तो याद रखें सभी के सभी, तब हम क्या करेंगे, बी वर्ब दी हो और इनके तुरंत बाद आपकी वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म दी है तो आप सिंपल रूल से याद रखें कि आप कभी भी अगर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं तो आप क्या करोगे, सिंपल है सर, ठीक है, बी वर्ब की जगह पर, यानी इनमें से कोई भी आपका आ जाए तो बी वर्ब की जगह पर आपको लगाना है हैविंग बीन, ठीक है, हैविंग बीन। आप हैविंग बीन भी लगा सकते हो, ठीक, और बीइंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बीइंग, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये नहीं भूलना है। ये आप जानते हो जब बी वर्ब साथ में होती है और बी वर्ब के साथ तुरंत थर्ड फॉर्म हो तो ऐसा जो टेंस होता है वो होता है आपका पैसिव का, राइट। टेंस क्या होगा, पैसिव का होगा, और पैसिव का टेंस होगा तो आप बीइंग का इस्तेमाल करोगे करोगे, ये तो नियम ही है पैसिव वॉइस का, ठीक। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, हाँ, द एग्रीमेंट वॉज साइंड, द एग्रीमेंट वॉज साइंड, द एग्रीमेंट एग्रीमेंट वॉज साइंड, ठीक है, फुल स्टॉप है आगे। आगे लिखा है ऑल वर सेटिस्फाइड, ऑल वर सेटिस्फाइड, ठीक। आप अभी अभी बताया कि इज, आर, एम, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो ईडी लगी है, थर्ड फॉर्म है, तब हम क्या करेंगे, बीइंग और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी द एग्रीमेंट वॉज, सॉरी, वॉज को ही तो हटाना है, बीइंग साइंड, काम लगा के आल छोटा करके लिख लें सभी, ऑल वर सेटिस्फाइड, खत्म, सेटिस्फाइड, ठीक है, क्लियर है सभी का, ये भी नोट क्लियर हो गया। अब कभी कभी आपका ऐसा भी होता है कि थर्ड फॉर्म नहीं भी दी होती है, अगर ऐसी कंडीशन हो नहीं दी हो तो सिंपल है, आप बीइंग का इस्तेमाल कर दो, ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं दिया है, अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है या बी वर्ब दी हुई है तो इसकी जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगा देंगे बस, ठीक है। ये थे आपके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, आई होप समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसकी एक्सरसाइज वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, करके देखें सभी, ठीक है, सभी के सभी करना, प्रैक्टिस अवश्य करें। तीसरा टॉपिक आपका शुरू होता है नॉमिनेटिव, सॉरी, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू, ये वाला, ठीक। इसका कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा वो जरा ध्यान से सुने, ठीक। रूल्स इसका ये है, रूल नंबर 1,
थोड़ा सा एडवांस तरीके से बताएंगे। याद रखें ये जो टू होता है इसके दो नाम हैं, नाम तो वैसे कई हैं बट दो नाम ज्यादा चिर परिचित हैं, प्रीपोजिशन और एक नाम होता है आपका जो कि अभी इसमें नाम दिया है इन्फिनेटिव। इस टू को ही इन्फिनेटिव कहा गया है, लेकिन कब कहा गया, कब प्रीपोजिशन कहा जाता है, कब इन्फिनेटिव। यही टू अगर बच्चों वर्ब से पहले आए, यहाँ पर जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ ऐसे लिख लो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो याद रखना ऐसे टू को हम इन्फिनेटिव कहेंगे। और अगर वर्ब के बाद आ जाए, वर्ब के बाद आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या ये बात क्लियर है? तो अपने लोग इसमें यूज करके देखेंगे और देखते हैं कि कैसे क्या, ठीक है, डिटेल से थोड़ा सा। जैसे रूल नंबर वन, रूल नंबर वन में ये देखना है कि आपके दो सेंटेंस दे रखे होंगे, दो या तीन, बट दो ज्यादातर होते हैं, ठीक है, तो दो को ही ज्यादातर देखें। तो दो सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में आपका सपोज कर लेते हैं कोई नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, और दूसरे में ये आपको टू दिखाई देगा, वो भी वर्ब से पहले लिखा हुआ। ये बात याद रखना, वर्ब से पहले लिखा हुआ। अगर वर्ब से पहले लिखा हुआ हो तो बस वहीं से सेंटेंस उठा लाओ और पहले से जोड़ दो, क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, ही वर्कड हार्ड, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, पहला नियम ये क्या कि पहला सेंटेंस नॉर्मल होगा, दूसरा सेंटेंस में कहीं ना कहीं ये वर्ब से पहले लिखा होगा, ठीक है, बस वहीं से आपको उठा लाना है और जोड़ देना है। जैसे ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे ही वांटेड टू टॉप द क्लास। क्लियर है सभी का? टू टॉप द क्लास। अब आप अगर देखो तो पहला टेंस है नॉर्मल है, दूसरे टेंस में आपको टू दिखाई दे रहा है, क्लियर, टू दिखाई दे रहा है और ये वर्ब है, वर्ब से पहले लगा हुआ है, इसका मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। तो सीधे क्या करेंगे हम बनाते समय, ही वर्कड हार्ड टू टॉप द क्लास। क्लियर है? अभी अभी यही तो बताया मैंने कि पहला सेंटेंस नॉर्मल होगा और दूसरा सेंटेंस में आपका वर्ब से पहले टू दे रखा होगा, बस आप क्या करो उस वर्ब को बस उठा लाओ, यानी टू जो आपका इन्फिनेटिव टू पे रखा है उस इन्फिनेटिव टू के आगे से सेंटेंस उठा लाओ, लिख दो, ऐड कर दो पहले सेंटेंस में। क्लियर है? आगे रूल्स की ओर बढ़े, इन दोनों की एक्सरसाइज भेजूंगा मैं, और दोनों की एक्सरसाइज बड़ा मेहनत और लगन के साथ करें। तो रूल नंबर सेकेंड आपका कह रहा है, बहुत ध्यान से सुने, और ये खास भी है, अक्सर ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। दूसरा आपका है कि पहला सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस होते हैं ना रूल नंबर सेकेंड में, यानी कि रूल नंबर सेकेंड में ये होगा कि सेंटेंस पहला दे रखा होगा और सेंटेंस दूसरा दे रखा होगा। क्लियर है? तो पहले सेंटेंस में पहले सेंटेंस में आपका कहीं ना कहीं आपको वेरी शब्द दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको सो शब्द दिखेगा, ठीक है, सो शब्द दिखेगा। दूसरा आपका इसमें निगेटिव सेंटेंस होगा, ये दूसरा वाला, ये क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है? जैसे हमने कहा ही इज
very weak, he cannot come here। वह बहुत कमजोर है, वह यहाँ नहीं आ सकता। जानकारी के लिए बता दें, निगेटिव सेंटेंस को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो होंगे कैन नॉट, कुड नॉट, और आपका होगा वुड नॉट। ये ऐसे वर्ड हैं, यही रिप्रेजेंट करेंगे, और आपको इनमें से तीनों में से कोई भी मिलता है तो आप समझ जाना कि ये आपका निगेटिव यानी कि इन्फिनेटिव टू का है। तो इसमें आप वेरी देख रहे होंगे, इधर कैन नॉट, ये समाप्त होगा। ठीक, जानकारी के लिए बता दिया जाए, इस नियम के कुछ रूल्स हैं। जैसे पहले सेंटेंस में जो आपका वेरी या सो दिया होगा बच्चों, ठीक है, इसे चेंज कर दिया जाता है टू, टी डबल ओ वाले टू में। दूसरा सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट, ठीक है, और निगेटिव वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट और निगेटिव वर्ड को हटा देना है। ठीक, वहां क्या लगाना है, इनकी जगह पर लगाना है ये टू। बस इतना नियम है, ये टू और ये टू। तो क्या करेंगे, ही इज टू वीक। ठीक, हो गया इतना। और ये लिखेंगे टू कम हेयर। तारते रहें सभी के सभी। क्लियर है, आगे बढ़े। बैरी वाला भी क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा नियम ये है आपका कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहला सेंटेंस होता है, तो पहले सेंटेंस में आपका सो दिखाई देता है, और दूसरा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का होता है, ठीक है, अफर्मेटिव का। तब क्या कंडीशन होगी, तो सो को हम, याद रखना, सो के बाद एक वर्ड दे रखा होगा, वो भी एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप सो को जब चेंज करोगे तो एडजेक्टिव के बाद लिखोगे, क्या लिखोगे एडजेक्टिव के बाद, इनफ। इनफ, ENOUGH, इनफ। और दूसरे सेंटेंस का जो रूप होगा, दूसरे सेंटेंस में आप ये याद रखें कि दूसरे सेंटेंस में कैन, कुड, वुड, नॉट नहीं होगा, बट कैन, कुड, वुड ये तो होंगे ही होंगे। तो इन्हें समाप्त करके बस टू लगा लेना है और सेंटेंस लिख लेना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, लिखते रहें सभी के सभी, लिखना जरूरी है भाई। ठीक है, देखें एग्जाम्पल है आपका, ही इज सो पावरफुल, ही इज सो पावरफुल, फिर सब लगा के है, ही कैन डिफीट डिफीट यू, ठीक है, डिफीट यू। आप देखो तो इसमें सो आया है, ठीक, इसमें आपका कैन आ गया है, यानी इन दोनों का परिवर्तन किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो ही इज, अभी मैंने क्या कहा, सो हटेगा तो इनफ लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव वर्ड है आपका, फुल एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसी के बाद हम लगाएंगे, तो हम लिखेंगे पावरफुल, पावरफुल इनफ, ही इज पावरफुल इनफ। ठीक, इसको तो समाप्त कर दिया। यहाँ पर क्या लगेगा, टू डिफीट यू। आई होप क्लियर है सभी का, ठीक है।